एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग टॉपिक से कंटिन्यू करने वाले हैं। इफ़ आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उसे देख लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। मेसोपोटामियन टैबलेट्स 3200 बीसी में लिखी गई, जिनमें पिक्चर्स भी होते थे और साइंस भी होते थे। टैबलेट की पिक्चर आप लोग देख भी सकते हो। ये टैबलेट्स क्ले की बनी होती थी एंड एक स्क्राइब यानी कि राइटर क्ले को वेट करता था, गीला करता था एंड देन पैट करके क्ले को उस साइज में लाता था जिसमें कि वो उसे एक हाथ से होल्ड कर सके। देन उस टैबलेट की सरफेस को स्मूथ करके रीड का जो एंड होता था उसकी हेल्प से साइन बनाता था एंड देन उस टैबलेट को धूप में ड्राई करा जाता जिससे कि वो हार्ड बन जाता था। 2600 बीसी में ये लेटर्स क्यूनिफॉर्म थे, यानी कि इनका जो फॉन्ट था इसे हम लोग क्यूनिफॉर्म कहा करते थे। एंड एज वी नो कि जो पहली लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी, तो सुमेरियन लैंग्वेज को क्यूनिफॉर्म फॉन्ट में ही 2600 बीसी में लिखा जाता था। राइटिंग को अब नॉट ओनली फॉर रिकॉर्ड्स बट डिक्शनरीज और लीगल वैलिडिटी के लिए भी यूज़ करा जाने लगा। जब भी कोई अनाउंसमेंट्स वगैरह को करना होता था तो उसके लिए भी अब लोग टैबलेट्स वगैरह का ही यूज़ करने लग गए। सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दोनों हुआ करते थे जो कि साउंड्स को डिपिक्ट करते हैं। लेकिन क्यूनिफॉर्म में सिलेबल्स को डिपिक्ट करा जाता था, यानी कि ला लिखना होता था तो अलग साइन होता था, पुट लिखना होता था तो अलग साइन होता था एंड एटसेट्रा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लिटरेसी तो वेरी फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट। एंड वो इसीलिए क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ साइंस हुआ करते थे याद करने के लिए। एंड अगर आप इन साइंस को देखो तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। इनको लिखना भी कॉम्प्लेक्स है और इनको याद करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए जो लिटरेसी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी उस वक्त। अब इसके साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे किंगशिप ने ट्रेड और राइटिंग को प्रमोट करा। एंड इसमें हम लोग अमेरिका की कहानी को जानेंगे। सो क्या होता है कि जो आपके किंग हैं एमरकर, उनको लापिस लज़ूली चाहिए था, तो वो अपने मैसेंजर को चीफ ऑफ अराटा के पास भेजते हैं लापिस लज़ूली के लिए। लेकिन चीफ ऑफ अराटा मना कर देते हैं। उसके बाद एमरकर अपने मैसेंजर को एक मैसेज भेजने के लिए कहते हैं जिसकी वजह से वो लोग उन्हें दे सकते थे लापिस लज़ूली। लेकिन मैसेंजर वहाँ जाने के बाद दोबारा भूल ही गए। फिर तीसरी बार अमेरिका क्या करते हैं कि वो एक टैबलेट में चीज़ें लिखकर मैसेंजर को देते हैं। जब मैसेंजर वो टैबलेट लेकर चीफ ऑफ अराटा के पास जाते हैं तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये लोग तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है, तो चलो हम इन लोगों को लापिस लज़ूली मिनरल दे देते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किंगशिप की वजह से ट्रेड और राइटिंग एमर्ज हुई, क्योंकि आप देख सकते हो कि लापिस लज़ूली जो कि अराटा में है वो अराटा से अमरकर के पास आ रहा है, तो ये ट्रेड है। और इसके साथ साथ राइटिंग भी एमर्ज हो रही है, क्योंकि अब लोग बताने के लिए कि उन्हें वो क्यों चाहिए, इन सारे रीजंस के लिए भी अब लोग राइटिंग का यूज़ करने लग गए थे। सो वी कैन से कि किंगशिप ने ट्रेड और राइटिंग को प्रमोट करा है। तो हमने सिस्टम ऑफ राइटिंग जान लिया, ये जान लिया कि लिटरेसी बहुत कम थी, और एमर की स्टोरी को भी हमने जान लिया। एंड हमने ये भी जान लिया कि 3200 बीसी में मेसोपोटामियम टैबलेट्स बनी थी जिनमें पिक्चर्स और साइंस हुआ करते थे। यूनिफॉर्म फॉन्ट था, राइटर्स वगैरह क्ले को वेट करते थे, फिर पैड करते थे, फिर उसे धूप में सुखाया करते थे एंड रीड की मदद से वो लोग उसमें लिखा करते थे। एंड फर्स्ट लैंग्वेज हमारी सुमेरियन थी जिसको इसी यूनिफॉर्म फॉर्म में ही लिखा जाने लगा। एंड अब इसे लोग डिक्शनरीज के लिए, लीगल वैलिडिटी के लिए और अनाउंसमेंट वगैरह के लिए भी यूज़ करने लग गए। तो इतना हमने जान लिया। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट फ्यू प्रॉब्लम्स। मतलब अभी हम लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में बहुत अच्छा अच्छा जान लिया, लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर उन्हें फेस करनी पड़ती थी। एंड हम ये भी जानेंगे कि किंग वगैरह का क्या रोल हुआ करता था टेम्पल की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमें पता है कि मेसोपोटामिया में दो रिवर्स थी, यूफ्रेट्स और टिग्रीस। ये दोनों रिवर्स ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करी है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक प्रॉब्लम भी कॉज करी है। और वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी वजह से फ्लड्स भी आ जाया करते थे, जिसकी वजह से विलेजेस को रीलोकेट करना पड़ता था पीरियोडिकली। ओके, तो पहला तो हमने देख लिया कि हाँ भाई एग्रीकल्चर प्रमोट कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ फ्लड्स भी ला दिए। हम अब इसमें ये देखेंगे कि जो लोग अपस्ट्रीम में रहा करते थे, वो लोग सारा पानी जो होता था वो अपने खेतों के टुवर्ड्स, अपने फील्ड्स के टुवर्ड्स डाइवर्ट कर लिया करते थे, जिसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोग थे उनके पास पानी नहीं बचता था और वो लोग वाटर स्कैसिटी को फेस करा करते थे। अब उस वक्त भी वॉर वगैरह हुआ करते थे, किंग वगैरह एक दूसरे से लड़ा करते थे टेरिटरीज वगैरह के लिए।
तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली। एक है कि फ्लड्स आ जाया करते थे, दूसरा था कि अपस्ट्रीम में रहने वाले लोग जो हैं वो डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोगों के लिए वाटर स्कार्सिटी कॉज़ कर दिया करते थे, क्योंकि वो सारा वाटर अपने फील्ड्स के टुवर्ड्स डाइवर्ट कर दिया करते थे। तीसरा हमने पढ़ा कि वॉर वगैरह भी हुआ करती थी। और अब हम जानेंगे कि किंग्स वगैरह कैसे मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल और कंस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले करा करते थे। तो क्या होता था कि किंग्स वगैरह जो लोकल वर्कर्स वगैरह हैं उनको राशन दिया करते थे और बदले में उनसे टेम्पल्स वगैरह बनवाया करते थे। एक टेम्पल को बनने में 1500 आदमी की ज़रूरत पड़ जाती थी एंड वो लोग 10 घंटे काम करा करते थे और 5 साल लगते थे उस एक टेम्पल को बनने में। तो हमने देखा कि 1500 आदमी लगते थे, हर एक आदमी 10 घंटे काम करता था और ऐसे जाके एक टेम्पल को बनने में 5 साल लगते थे। अब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग अपने टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करने के लिए, कौन लोग? किंग्स लोग अपने टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करने के लिए स्टोन्स वगैरह भी मंगवाते थे। अभी हमने एमरकर की कहानी जानी, तो एमरकर ने लापिस लजुली इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि वो उसे चाहिए था, उसने भी वो टेम्पल्स के लिए बनवाया था, क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये टेम्पल्स में जो गॉड रहा करते थे उनको थ्योरेटिकल ओनर माना करते थे एंड ये लोग ऐसा समझते थे कि जो है वो सब गॉड का है। सो लापिस लजुली भी एमरकर ने टेम्पल्स को ब्यूटीफाई करने के लिए ही मंगवाया था। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। तो जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो पहले टेम्पल्स के अराउंड ही इमर्ज हुई, फिर धीरे धीरे वो बनने लगी ट्रेड सेंटर्स और इम्पीरियल सिटीज़। जो अर्ली सेटलर्स हुआ करते थे वो टेम्पल्स के आसपास ही जो है अपने विलेजेस को बनाया करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ गॉड्स वगैरह पर विश्वास रखा करते थे, लाइक मून गॉड, सन गॉड एंड गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। एंड जो पहले के टेम्पल्स हुआ करते थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स से बना करते थे। उसके साथ साथ जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो कुछ इस तरीके से बना करते थे कि उनको देखकर लगता था कि कोई घर बना है, क्योंकि वो लोग इस मोटिव से बनाया करते थे टेम्पल कि जो टेम्पल्स है वो तो गॉड का घर ही है। तो इसलिए जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो पहले घर की तरह ही दिखा करते थे। गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप एंड पीपल यूज टू ब्रिंग कर्ड, फिशेज एंड ग्रेन। तो गॉड जो थे वो मेन फोकस थे वर्शिप के लिए, यानी कि पूजा करने के लिए, एंड गॉड को एज देयर थ्योरेटिकल ओनर जो है कंसिडर करा जाने लगा। गॉड के लिए वो लोग फिशेस लाते थे, ग्रेन्स लाते थे। अब हमें कैसे पता कि फिशेस वगैरह लाते थे? क्योंकि एक्सकवेशंस वगैरह में हम लोगों को फिश बोन्स भी देखने को मिले हैं। अब टेम्पल्स में अगर फिश बोन्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब कि वो लोग फिशेस वगैरह को भी भगवान को दिया करते थे। अब ये लोग धीरे धीरे टेम्पल को बड़ा बनाने लग गए, उसमें बहुत सारे रूम्स को रखने लग गए एंड उसी के साथ साथ उन टेम्पल्स में ऑयल प्रोसेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी चीज़ें भी होने लग गई। तो ये एक पिक्चर है टेम्पल की। जो अर्लीस्ट नोन टेम्पल है वो साउथ में हमें देखने को मिला, तो आप ये देख सकते हो। आल्टर का मतलब है आल्टर का मतलब है कि जहाँ पर आपकी मूर्ति को प्लेस करा जाता था, एंड अवन तो मतलब आपको पता ही होगा, भट्टी, और एंट्रेंस मतलब जहाँ से वो लोग एंट्रेंस करा करते थे, यानी कि जहाँ पर वो लोग एंट्री करा करते थे टेम्पल में। फिर धीरे धीरे इसमें भी एडवांसमेंट होने लग गई और आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि टेम्पल को और अच्छे से जो है इन्होंने बनाया। अब हम लाइफ इन द सिटी ऑफ उर की बात करेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मेसोपोटामियन सोसाइटी, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैमिली थी ना वो नॉर्मलाइज थी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर रहा करती थी। और ये भी देखने को मिला है कि जॉइंट फैमिली भी रहा करती थी, जिसमें कि जो फादर हुआ करते थे वो फैमिली के हेड हुआ करते थे। एंड शादी के बारे में इतना तो नहीं जाना गया है, लेकिन हाँ, जो शादियाँ वगैरह हुआ करती थी वो जैसे अभी की शादियाँ हैं वैसे ही हुआ करती थी। ब्राइड के पेरेंट्स अपना कंसेंट दिया करते थे कि हाँ वो मैरिज के लिए एग्री है, तो एक डिक्लेरेशन होता था जिसमें कि वो एग्री करा करते थे, अपना कंसेंट दिया करते थे, गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हुआ करते थे एंड बोथ द पार्टीज यूज टू ईट टुगेदर। वो लोग एक साथ खाया करते थे और एक साथ ऑफरिंग्स बनाया करते थे, यानी कि प्रसाद बनाया करते थे टेम्पल के लिए। तो जो उर था ना वो आपका वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ है जहाँ पर मेसोपोटामिया में एक्सकवेशंस हुआ करती थी। देयर वाज नो सच प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप यहाँ की सिटीज़ को देखोगे तो आप ये देखोगे कि सिटीज़ में मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं दिख रही है, मतलब ऐसे ही सिटीज़ को जो है बना दिया गया था। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग डोंकी के बैग को जो है यूज़ करा करते थे। डोंकी के बैग पर ये लोग ग्रेन्स वगैरह, फायरवुड वगैरह, ये सारी चीज़ें बोरियों में ट्रांसपोर्ट कराया करते थे। जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो नैरो हुआ करती थी, यानी कि पतली हुआ करती थी, और हाउस प्लॉट्स भी जो है इर्रेगुलर हुआ करते थे। एज आई सेड, प्लानिंग की कमी थी। ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था। लाइक इफ़ हम कंपेयर करें मोहनजोदारो से, तो मोहनजोदारो का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अलग ही था, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। क्ले पाइप्स वगैरह हमें देखने को इधर मिली हैं। अब यहाँ पर जो लाइट आया करती थी, यानी कि रोशनी आया करती थी, वो दरवाज़ों से आया करती थी, ना कि विंडोज़ से।
जो कि हमें ये बताता है कि फैमिलीज़ वगैरह जो है प्राइवेसी अपनी चाहती होंगी एंड उस वक़्त इन लोगों को मिल भी जाती होगी क्योंकि वहाँ पर खिड़कियाँ ये लोग कम बनवाया करते थे एंड दरवाज़ों से ही लाइट ज़्यादा आया करती थी, व्हिच मीन्स कि वो प्राइवेसी को ज़्यादा मानते होंगे एंड कुछ सुपरस्टिशंस भी हुआ करते थे। वो लोग अंधविश्वास भी अपने अंदर रखा करते थे। उनका मानना था कि अब ये देखो, ये चीज़ें हमें कैसे पता है कि वो सुपरस्टिशंस रखा करते थे? क्योंकि ये चीज़ें ओमन टैबलेट्स में मेंशन्ड है। मैं जो भी चीज़ आपको बता रही हूँ इस चैप्टर में जो भी चीज़ मेंशन्ड है, वो ऐसे ही मेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें राइटिंग के थ्रू पता चल रही है क्योंकि इन लोगों ने टैबलेट्स वगैरह में वो सारी चीज़ें मेंशन करी है अपने बारे में। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू नो अबाउट मेसोपोटामिया एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, क्योंकि हम इसमें मेसोपोटामिया के सिटी लाइफ के बारे में भी जान रहे हैं और दूसरा हमें ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही है कि उनके पास इतने सुपरस्टिशंस थे या वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। हमें ये सारी चीज़ें टैबलेट्स की मदद से पता चल रही हैं। क्योंकि ये लोग इतना लिखे इस वजह से हमें मेसोपोटामिया के बारे में इतना पता चला एंड इसीलिए मेसोपोटामिया के चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग सुपरस्टिशंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इनका मानना था कि जो चौखट है अगर वो थोड़ी ऊँची हो तो इसका मतलब कि घर में वेल्थ आएगी। आपका घर है और आपके घर के आगे अगर किसी और का घर है, तो अगर उसके टुवर्ड्स आपका दरवाज़ा खुलता है इसका मतलब कि आप अनलकी हो। मतलब आपके सामने दूसरा घर नहीं होना चाहिए एक तरह से। एंड इफ आपका जो मेन डोर है, मतलब आपका जो घर का मेन डोर है, अगर वो बाहर की तरफ खुलता है इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स, तो इसका मतलब कि वाइफ़ की डोमिनेंस देखने को मिलेगी। तो मतलब अगर आपका दरवाज़ा इनवर्ड्स खुलता है तो वाइफ़ की डोमिनेंस देखने को नहीं मिलेगी। देयर वॉज टाउन सिमेट्री वेयर ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड। तो रॉयल्टी और कॉमनर्स इन दोनों के हमें ग्रेव्स देखने को मिले हैं। अब हमें कैसे पता कि कौन से ग्रेव्स रॉयल्टी के और कौन से ग्रेव्स कॉमनर्स के हैं? तो हमें ऐसे पता है कि रॉयल्टी के जो ग्रेव्स हुआ करते थे जब उन्हें दफनाया जाता था, तो उनके साथ उनकी जो भी चीज़ें हुआ करती थी उसके साथ दफनाया जाता था, लाइक गोल्ड, वेसल्स, वुडन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो जिनके ग्रेव्स के पास ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, उसे देख के लोग समझ जाया करते थे कि हाँ, ये रॉयल्टी का ग्रेव होगा, ये इंसान जो है अमीर होगा। लेकिन अगर कोई कॉमनर का ग्रेव होता था तो वो ज़्यादातर ऑर्डिनरी हाउसेस के अंडर ही जो है बुरी करा जाता था एंड बहुत कम ही चीज़ें देखने को मिलती थी। अभी के लिए हमने इतना डिस्कस कर लिया लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।